नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मीथेन विद स्टीम, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हाइड्रोजन चैप्टर में। इट इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड फॉर डाई हाइड्रोजन। तो अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वो चैप्टर रेफर कर सकते हैं। इससे आगे है पायरोलिसिस। पायरो मीन्स हीट एंड लाइसिस मैंने टूटना। तो हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग decompose into lower alkenes such decomposition into small fragments by application of heat is called pyrolysis। एंड इसको क्रैकिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि क्रैक मैंने टूटना ही होता है। एंड यहाँ पे एग्जांपल लिया गया हेक्सेन के पायरोलिसिस का। एंड इससे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो काफ़ी सिंपल होंगे। आपको सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, दैट्स इट। इसका डिटेल मैकेनिज्म क्योंकि यहाँ दिया ही नहीं है तो एग्जामिनर से वो पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो हेक्सेन का हो रहा है पायरोलिसिस। हेक्सेन एक फ्रेगमेंट बन गया है, 6 के 6 कार्बन आ गए हैं और 12 हाइड्रोजन आ गए, तो 2 हाइड्रोजन बचे वो यहाँ पे रिलीज हो गए हैं। तो या तो एक फ्रेगमेंट वो दे देगा आपसे, दूसरा पूछेगा, या तो दोनों ही पूछ सकता है। नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिस पर आपको डिसाइड करना है। जैसे दूसरे केस में ब्यूटीन यहाँ पे बन गया है, 4 कार्बन आ गए हैं तो 2 कार्बन बचे, तो C2H6 बचा, हाइड्रोजन 6 बचे, 8 से 14। तो एक तो ये फ्रेगमेंट हो सकता है इस केस में, या फिर C4 के बाद C2H4 हो सकता है, इथीन प्लस H2, ये भी एक तरीका हो सकता है। ब्यूटीन अगर फ्रेगमेंट हो गया है एक, उसके अलावा दूसरे फ्रेगमेंट में टूटने का। तीसरे में प्रोपीन एक फ्रेगमेंट है तो दूसरा फ्रेगमेंट इथीन एंड मीथेन भी हो सकता है, एंड इन दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, C3H8 यानी प्रोपेन भी हो सकता है। तो इन 2 तरीक़ों से ये टूट सकता है। तीसरा भी है, इसमें एक और मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन यहाँ पे रिलीज़ हो जाए, C3H6, तो कार्बन तो पूरे हो जाएंगे, हमारे पास हाइड्रोजन बच जाएंगे 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H6 प्लस H2। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करने होते हैं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सिर्फ इतना इसमें करना है। पायरोलिसिस इज़ बिलीव टू ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब इसको याद रखने के 2 तरीके हैं, या तो टेम्परेचर से आप देख लीजिए, हमने जो पीछे हेलोजिनेशन देखा था उसमें 500 से 700 डिग्री केल्विन तक टेम्परेचर था, इसका भी 700 के अराउंड है। उसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, तो इसका भी वही होगा। या तो ये ऐसे याद रख लीजिए आप, या फिर हमने पीछे पढ़ा था कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस और पायरोलिसिस ये दोनों पीछे से सेम आता है, लाइसिस इनके, उसमें हमने डिटेल देख लिया था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, तो इसका भी समझ लीजिए वही होगा। तो इन 2 तरीक़ों से याद रखा जा सकता है ये। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस। तो पेट्रोल से पेट्रोल गैस और केरोसिन ऑयल से ऑयल गैस बनती है पायरोलिसिस के प्रोसेस से। ये आपको समझ में आ रहा हो क्योंकि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एल्केन की। हायर एल्केन्स कार्बन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं वो। एंड यहाँ पे देखिए एग्जांपल जिसका उसने लिया है हेक्सेन का, तो ये लिक्विड होगा ना। एंड अगर पायरोलिसिस इससे छोटे मिड फ्रेगमेंट्स में टूटा तो इससे छोटे तो गैसियस ही होते हैं 5 से नीचे, तो वही है उनमें टूट रहा। अगर लिक्विड हाइड्रोकार्बन से गैसियस में टूटना हो तो पायरोलिसिस प्रोसेस लगेगी, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डोडेकेन अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल। तो यहीं से ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन गया कि केरोसिन ऑयल का कंपोनेंट क्या है। तो डोडेकेन में केन आता है, एंड आपको इमेजिन करना है, केन का मतलब बेसिकली कंटेनर होता है। तो एक ऑयल का कंटेनर आपको इमेजिन करना है जिसके अंदर केरोसिन ऑयल भरा हुआ है। कंटेनर और केरोसिन, के से साउंड होती है इन दोनों की स्टार्टिंग की, तो इससे याद हो जाएगा कि केरोसिन ऑयल है, कोई दूसरा ऑयल नहीं है इसमें। ऑन हीटिंग in the presence of platinum, palladium और निकल gives a mixture of हेप्टेन एंड पेंटीन। अब ये दोनों पायरोलिसिस प्रोडक्ट होते हैं, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। इवन तो बहुत सारे और प्रोडक्ट भी पॉसिबल हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने ये 2 मेंशन कर दिए हैं, तो इनका आपको अंदाज़ा लगाना आना चाहिए। देखिए केरोसिन से आपको यहाँ से याद रखना है केरेटिन, जो कि एक हेयर
प्रोटीन होता है, हेयर्स की नरिशमेंट के लिए वो रिक्वायरमेंट होता है। एंड पेंटीन तो आप जानते ही हैं एक शैम्पू होता है, तो वो भी हमारे हेयर्स में इंश्योर करता है कि केराटिन का अमाउंट्स ऑप्टिमम लेवल पे हो। कोई भी शैम्पू इंश्योर करेगा ये। तो पेंटीन में केराटिन को ऑप्टिमम लेवल्स पर पहुंचाने की एबिलिटी होगी। तो यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि केरोसिन ऑयल का जो कंस्टिट्यूएंट है डोडेकेन, वो उसका जब पायरोसिल होगा एक पेंटीन तो उसमें बनेगा हीगा, क्योंकि आपको केरोसिन से केराटिन यहाँ पे याद रखना है, एंड जो कि हेयर प्रोटीन होता है, एंड हेयर प्रोटीन से शैम्पू आपको याद रखना है। तो एक कंपोनेंट इसका पेंटीन हो गया, एंड दूसरा कंपोनेंट क्या होगा या अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन से ये डिसाइड हो सकता है। तो दूसरा होगा हेप्टेन, क्योंकि 5 कार्बन आ चुके हैं, एंड 7 कार्बन और आएंगे टू गेट अ टोटल ऑफ 12 कार्बन इन डोडेकेन। एंड यहाँ पे कोई तीसरा कोई फ्रेगमेंट में नहीं टूट रहा, ये यहाँ से याद रखिए, इसका नाम डोडेकेन है ना, स्टार्टिंग में डो आ रहा है, तो ये 2 ही फ्रेगमेंट में टूट रहा है। एक आपने केरोसिन से याद रख लिया पेंटीन, दूसरा हमने कैलकुलेट कर लिया, बस यही यहाँ से आपको चेकआउट करना था। एंड अदर प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है पायरोलिसिस के, ये इस मॉलिक्यूल से तो आएंगे नहीं। C12H26 ये दोनों में एग्जैक्टली में पूरे हो रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन, तो एक मॉलिक्यूल से कोई दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स जो सैंपल हमने लिया था केरोसिन ऑयल का, उसमें बहुत सारे डोडेकेन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका अलग अलग टाइप से पायरोलिसिस हो सकता है। हेप्टेन पेंटीन यहाँ पे बन रहे हैं, इससे ऑक्टेन और ब्यूटीन भी हो सकता है, नोनेन और प्रोपीन भी हो सकता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो और तरीक़ों से टूट सकता है ना ये, तो उसी के लिए यहाँ पे बोला गया अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो पॉसिबल, नॉट फॉर दिस मॉलिक्यूल ओनली। एंड यहाँ पे जो कैटलिस्ट गिवन है निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, इनको ऐसे याद रखो कि एल्केन का पायरोसिस हो रहा है ना, यहाँ पे एल्कीन भी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स है, तो हाइड्रोजन रिलीज होने की भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। इवन तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स गिवन है उनमें हाइड्रोजन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनमें ऐसा हो सकता है कि एक एल्कीन बने और उनके साथ हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाए। तो जो रिलीज़ होगा तो उसको जो स्टोर करने का मीडियम होता है, ये तीनों ही मेटल्स होते हैं, दिस वी नो फ्रॉम हाइड्रोजन चैप्टर। चाहे हाइड्रोजन को स्टोर करने की बात हो या उसको एक्टिवेट करके रिएक्ट करवाने की बात हो, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स हाउ ये तीनों कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ होंगे, ये आपको याद हो जाएगा। इससे आगे है कन्फर्मेशंस, बेसिकली ये आइसोमेरिज्म का ही हिस्सा होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल। कन्फिगरेशनल अगेन 2 टाइप में डिवाइड होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो जब हमें एल्केन्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करना होता है तो उसको कन्फर्मेशंस बोलते हैं। एंड कन्फिगरेशनल अगेन 2 टाइप में डिवाइडेड हैं। अगर डबल बॉन्ड के अराउंड हमें कन्फिगरेशन देखनी है तो उसको ज्योमेट्रिकल बोलते हैं, कायरल कार्बन के अराउंड कन्फिगरेशन देखनी है तो उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ CC बॉन्ड विच इज़ नॉट डिस्टर्ब ड्यू टू द रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की रोटेशन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिस्टर्ब नहीं होता है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये डिस्टर्ब होता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि रोटेशन उसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसको आप डम्बल्स के एनालॉजी से समझ सकते हैं। डम्बल्स को समझिए पी ऑर्बिटल्स, हेड ऑन ओवरलैप से उनके बनता है सिग्मा बॉन्ड, यानी हॉरिजॉन्टली अरेंज करिए 2 डम्बल्स को, उनके हेड मिला दीजिए। अब जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, जो एक्सिस है डम्बल्स की, उनको रोटेट कीजिए तो आप देखेंगे कि दोनों हेड्स डंबल्स के मिले ही हुए हैं, यानी ओवरलैपिंग अभी भी कायम है। तो सिग्मा बॉन्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से क्लियर हो रहा है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं बेसिकली। लेकिन पाई बॉन्ड्स बनते हैं साइड वाइज ओवरलैप से पी ऑर्बिटल्स के,
तो उन्हीं डंबल्स को आप सीधा खड़ा कर दीजिए वर्टिकली, एंड अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को अगर आप घुमाएंगे तो एक दूसरे के साइड में रह ही नहीं पाएंगे वो दो डंबल्स, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाएगा और पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड जहाँ पे होता है वहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के केस में रोटेशन हो पाती है, फ्री रोटेशन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट। दिस परमिट्स फ्री रोटेशन अबाउट सीसी सिंगल बॉन्ड विच रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। एटम्स यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, क्योंकि इथेन का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। कार्बन के अराउंड तीन हाइड्रोजन, ईच कार्बन के अराउंड तीन हाइड्रोजन एटम होते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड सीसी सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशंस, कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स। तो रोटेशन से 3D स्पेस में जो डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट अराइज करती है उन आइसोमर्स को रोटामर्स बोलते हैं। कन्फॉर्मर्स या फिर कन्फर्मेशंस तो हमने देख ही लिया, स्टीरियोआइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। एल्केन्स कैन देन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। अब आगे हम देखने वाले हैं दो एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस ही हमें यहाँ पे याद रखनी है, उनके बीच में कितनी कन्फर्मेशंस पॉसिबल होती है ये हमें नहीं बताया गया है। तो इवेंचुअली हमें अज्यूम ही करना होगा कि इनफाइनाइट नंबर होता है इनका, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर हम जानते भी नहीं हैं। हाउएवर दिस रोटेशन इज नॉट कम्प्लीटली फ्री, इट इज़ हिंडर्ड बाय अ स्मॉल एनर्जी बैरियर ऑफ 1 to 20 kilojoule per mole due to weak repulsive interaction between the adjacent bond, and such repulsive interaction is called torsional strain। तो टॉर्जन होता है बेसिकली ट्विस्टिंग यानी रोटेशन। रोटेशन से एसोसिएटेड जो बैरियर, रुकावट या फिर स्ट्रेन हो सकता है उसको हम बोलेंगे टॉर्जनल स्ट्रेन। एंड ऑफ कोर्स ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप बॉन्ड्स को रोटेट कर रहे हैं, बेसिकली कार्बन को रोटेट करने से CH बॉन्ड्स रोटेट होंगे ना, तो एक कार्बन के CH बॉन्ड्स और दूसरे के CH बॉन्ड्स में रिपल्जन होगी जब वो पास आएंगे इस रोटेशन करने से। एंड रिपल्जन होगी इसलिए क्योंकि दोनों ही बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन से ही तो बने होते हैं, एंड जब ये ज़्यादा नज़दीक होंगे तो रिपल्जन ज़्यादा होगी, कम नज़दीक होंगे तो रिपल्जन कम होगी। इसलिए ये रेंज होती है इस एनर्जी बैरियर की 1 to 20 किलोजूल पर मोल, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। एंड कब ज़्यादा नज़दीक होंगे बॉन्ड्स, कब दूर होंगे, ये डिसाइड करता है टॉर्जनल एंगल, उनके बीच का डिस्टेंस, ये हम आगे देखने वाले हैं। एंड ये एग्जैक्ट अमाउंट कैसे याद रखना है इस एनर्जी बैरियर का, ये भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है कन्फर्मेशन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इथेन। सो इफ वी कीप वन कार्बन एटम ऑफ इथेन स्टेशनरी एंड रोटेट द अदर कार्बन एटम अराउंड द CC एक्सिस मींस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दिस विल रिजल्ट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू वन कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द अदर कार्बन एटम। दीज आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फॉर्मर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि इनफाइनाइट हो सकती हैं कन्फर्मेशंस, लेकिन सभी को हम स्टडी नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सट्रीम केसेस को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, जो कि दो होते हैं। देयर आर 2 एक्सट्रीम केसेस in one hydrogen atoms attached to the 2 carbons are as close together as possible, this is called eclipsed, and the other in which these are far apart as possible, this is called staggered conformation। तो eclipsed में Cl आता है और closed में भी Cl आता है। तो जब हाइड्रोजन एटम्स as close as possible होंगे तो उसको eclipsed बोलेंगे, एंड अल्टरनेट में हमें याद रखना है जब दूर होंगे बहुत ज़्यादा as possible तो उसको staggered conformation बोलेंगे। Any other intermediate conformation is called as स्क्यू कन्फर्मेशन। तो आपने ये सेंटेंस सुना होगा स्क्रू इट, ये हम तब बोलते हैं जब किसी चीज़ से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर हमें जितने भी ये इंटरमीडिएट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन है ये हमें स्टडी करनी पड़ जाए तो डेफिनेटली हम फ्रस्ट्रेट हो ही जाएंगे। तो इससे स्क्रू इट से आप याद रखो कि स्क्यू कन्फर्मेशन बोलते हैं बाकी सारी उस इनफाइनाइट इंटरमीडिएट कन्फर्मेशंस को। It may be remembered that in all the conformations bond angles and bond lengths remain the same। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर
में इट इज़ वन ऑफ द PYQs एंड यहाँ पे कोई कंपाउंड तो चेंज हो नहीं रहा है, जैसे एल्केन्स एल्कीन में कन्वर्ट नहीं हो रहे, नहीं एल्काइंस में। बॉन्ड एंगल तभी चेंज होता है, एल्केन्स में 109.5 होता है टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल और 120 डिग्री होता है एल्कीन्स में, एल्काइंस में 180 डिग्री होता है, क्योंकि कंपाउंड्स का चेंजिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, तो बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। बॉन्ड लेंथ भी सेम रहेगी। बॉन्ड लेंथ तब चेंज होती है जब दूसरा ही एटम आ जाता है, रिएक्शन होके दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। बड़ा एटम बड़ा बॉन्ड लेंथ होगी, छोटे में छोटी, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन वगैरह भी नहीं हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ भी यहाँ पे सेम रहेगी। एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साहॉर्स एंड न्यूमन्स प्रोजेक्शंस। इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको सीधे सीधे यही पता होना चाहिए कि साहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखाई कैसे देते हैं। तो साहॉर्स में हॉर्स आता है जो कि बड़ा होता है, तो जो बड़ा जिसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा साहॉर्स। एंड न्यूमैन में मैन आता है, और मैन का मेन जो ऑर्गन होता है इट इज़ ब्रेन विच इज़ अनक्लोज इन हेड विच हैज़ अ सर्कुलर आउटलाइन। तो मैन से आपको ऐसे हेड याद आना चाहिए, एंड सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन जिस प्रोजेक्शन की है वो न्यूमैन की ही होगी, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब डिटेल्स देखते हैं इनकी। इन साहॉर्स प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल इज़ व्यूड अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो जैसा कि हमने देखा कि बड़ा होता है इसमें रिप्रेजेंटेशन, एंड सेंट्रल सीसी बॉन्ड ये लॉन्गर स्ट्रेट लाइन से इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल की एक्सिस हमें दिखाई देती है बेसिकली, यानी किस एक्सिस के अलोंग वो अलाइंड है ये हम पता लगा सकते हैं। ये रही इसकी एक्सिस, तो देखने से ही ये क्लियर होता है कि मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग इसमें देखा जाता है इस प्रोजेक्शन को। सर्कुलर आउटलाइन होती है इसकी, तो डिफ्रेंशिएट डेफिनेटली किया जा सकता है इन दोनों को। अपर एंड ऑफ द लाइन इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट हैंड साइड। नाउ दिस मस्ट बी ए नेसेसिटी। देखिए ये जो एक्लिप्स फॉर्म है, ये CH बॉन्ड जो सीधा दिया हुआ है, अगर वर्टिकल होती इसकी जो मोलिकुलर एक्सिस है सेंट्रल सीसी बॉन्ड की वो भी, तो ये दोनों अलाइन कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना इम्पॉसिबल हो जाता। तो ये नेसेसिटी है एक टिल्टेड रखना ऊपर वाले एंड को नीचे वाले एंड से, टू शो बोथ ऑफ देम सेपरेटली। The front carbon is shown at the lower end whereas the rear carbon is shown at the upper end। तो सामने हमारे जो कार्बन है वो लोअर एंड शो कर रहा है, अपर एंड हमसे जो दूर वाला कार्बन है रियर कार्बन वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये जो पेज में दिखाई दे रहा है प्लेन के अंदर, उसमें तो दोनों कार्बन की आपसे दूरी सेम दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको ये अज्यूम करना है जो नीचे वाला है वो हमारे पास है, वो जो ऊपर वाला हमसे दूर जा रहा है ये पहले आ जाता है और ये बाद में आता है। ये आपको यहाँ से इमेजिन करना होगा, या तो इसको ऐसे याद रखिए, फ्रंट कार्बन में F आता है जो कि पहले आता है ABCD में, और L भी पहले आता है, तो इसलिए फ्रंट कार्बन लोअर एंड, R बाद में आता है तो रियर कार्बन अपर एंड, क्योंकि U भी बाद में ही आता है, तो ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं आप। ईच कार्बन हैज़ 3 लाइन्स अटैच्ड टू इट कोरिस्पोंडिंग टू 3 हाइड्रोजन एटम्स विच आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री विद ईच अदर। ये चीज़ केमिकल बॉन्डिंग से हम जानते हैं, BCl3 BF3 का एग्जांपल वहाँ पे गिवन है। अगर एक सेंट्रल आइटम से 3 बॉन्ड्स अटैच्ड हैं इक्वल एटम्स के, सिमिलर एटम्स के, दे विल बी इंक्लाइंड एट 120 डिग्री विद ईच अदर एज फार एज पॉसिबल, दिस इज देयर स्टेबल पोजीशन। ये वहाँ से भी जानते हैं चीज़। एंड एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म्स को कैसे डिफरेंशिएट करना है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी में। यहाँ पे देखिए ये CH बॉन्ड जिस डायरेक्शन में अलाइंड है इसके क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल है दूसरे वाला, एंड यहाँ पे जो CH बॉन्ड जिस डायरेक्शन में अलाइंड है उससे फार एज पॉसिबल है दूसरे कार्बन के CH बॉन्ड, जिसको हम रोटेट कर रहे हैं। ये थी कंडीशन फॉर एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। नेक्स्ट इज न्यूमन प्रोजेक्शन, हेयर द मॉलिक्यूल इज व्यूड एट CC बॉन्ड हेड ऑन। तो न्यूमन प्रोजेक्शन याद ही हमें ऐसे किया था, हेड से मैन में हेड होता है जो बियर करता है ब्रेन को, तो हेड ऑन पे व्यू करेंगे हम यहाँ पे मॉलिक्यूल को, ये वहाँ से आपको याद रखना है।
द कार्बन एटम नियर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉइंट एंड द रियर कार्बन अवे फ्रॉम द आई इज रिप्रेजेंटेड बाई अ सर्कल। तो पॉइंट के एंडिंग में एंटी आता है एंड फ्रंट के एंडिंग में भी एंटी आता है, इससे आप याद रखेंगे। फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, तो जो बचा वो सर्कल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एंड हेयर आल्सो द हाइड्रोजन आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर, वी हैव सीन इट जस्ट इन साहर्स प्रोजेक्शन। एक और चीज़ है यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन, टॉर्सन या डाईहेड्रल एंगल भी जिसको बोल सकते हैं, जो एसोसिएटेड होता है रोटेशन ऑफ CH बॉन्ड से ही। टॉर्जन हमने देखा पीछे, उसी का ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, टॉर्शन, उसी से रिलेट कर सकते हैं आप इसको। डाईहेड्रल एंगल एक बेसिकली चीज़ है जो नई आई है यहाँ पे। एंड कौन सा प्रोजेक्शन शो कर सकता है डाईहेड्रल एंगल को करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इट इज़ न्यूमन प्रोजेक्शन ओनली, साहर्स में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डाईहेड्रल एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन स्टेशनरी CH बॉन्ड्स एंड दैट ऑफ रोटेटिंग CH बॉन्ड्स इज कॉल्ड डाईहेड्रल एंगल। यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में ये बन रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, डाईहेड्रल। स्टैगर्ड फॉर्म में इसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपसे पूछी जा सकती है। इट इज़ 60 डिग्री, पूछा जा भी चुका है आई थिंक, ये PYQ में क्वेश्चन आई थिंक मैंने देखा हुआ है। ये 120 डिग्री होता है स्टेशनरी CH बॉन्ड्स के बीच में, हम जानते हैं एग्जैक्टली बीच में से निकल रहा है ये, तो 60 डिग्री होगा। तो स्टैगर्ड में 60 डिग्री हुआ डाईहेड्रल एंगल। एक्लिप्स फॉर्म में ऑलमोस्ट 0 होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ एंगल होगा डाईहेड्रल एंगल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जस्ट शो करने के लिए कि ये भी हाइड्रोजन है, इस स्टेशनरी के पीछे रोटेटिंग वाला भी है, ये थोड़ा सा टिल्टेड दिखाया गया है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। These two CH bonds on two different carbon atoms are as close as possible in eclipse form। तो ऑलमोस्ट 0 होता है एक्लिप्स में, 60 डिग्री होता है स्टैगर्ड में। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकते हैं। एंड डाईहेड्रल एंगल हमने देख लिया क्या होता है, न्यूमन प्रोजेक्शन में ही आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कन्फर्मेशंस। ये हम आप सोच भी सकते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए उसके हिसाब से प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है। स्टैगर्ड फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फार अपार्ट एज पॉसिबल, दस देयर इज मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेज, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बॉन्ड्स CH बॉन्ड्स जितने दूर होंगे उनके बीच में रिपल्जन उतना कम होगा। एंड रिपल्जन से ही तो एसोसिएटेड ये एनर्जी थी, रिपल्सिव इंट्रैक्शन से एसोसिएटेड, तो ये भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगी। देयर वुड बी मिनिमम एनर्जी एंड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। तो मिनिमम एनर्जी है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी स्टैगर्ड फॉर्म की। इतना सारा कंसेप्ट अगर आपको नहीं भी लगाना है ऑन द स्पॉट एग्जाम में तो सीधे भी याद रख सकते हैं, एस से स्टेबिलिटी, एस से स्टैगर्ड फॉर्म। इसके जस्ट अपोजिट एक्लिप्स फॉर्म में CH बॉन्ड्स आर एज क्लोज एज पॉसिबल क्लोजर to each other resulting in increased electron repulsion, then the molecule will possess more energy and lesser stability। तो पास आ जाएंगे, रिपल्जन ज़्यादा हो जाएगी, रिपल्सिव एनर्जी ज़्यादा इंट्रैक्शन की, तो स्टेबिलिटी कम। रिपल्सिव इंट्रैक्शन को टॉर्जन स्ट्रेन बोलते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्जन स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द CC बॉन्ड, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। डिस्टेंस जो कि एंगल की फॉर्म में मेजर किया जाता है, CC बॉन्ड दो कार्बन के CH बॉन्ड्स के बीच में, उस पर डिपेंड करता है टॉर्जनल स्ट्रेन, जिसको डाईहेड्रल एंगल या फिर टॉर्जनल एंगल बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ से, टॉर्जनल स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्जनल एंगल। एंगल जितना ज़्यादा होगा CH बॉन्ड्स में उतने दूर होंगे, रिपल्जन उतना कम होगा, फिर टॉर्जनल स्ट्रेन उतना ही कम होगा। तो जितना ज़्यादा एंगल उतना कम टॉर्जनल स्ट्रेन। स्टैगर्ड फॉर्म में लीस्ट टॉर्जनल स्ट्रेन होता है, एक्लिप्स्ड में मैक्सिमम होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड एंड मॉलिक्यूल लार्जली रिमेन्स इन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ऑफ कोर्स जो स्टेबल होगी मोस्ट ऑफ द टाइम उसी में रहना पसंद करेगा मॉलिक्यूल। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम फॉर्म्स यानी एक्लिप्स और स्टैगर्ड में इज ऑफ 12.5 किलो जूल पर मोल विच इज़ वेरी स्मॉल and even at ordinary temperatures ethane molecules gain thermal or kinetic energy to overcome this energy barrier through intermolecular collisions। तो
सबसे पहले तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर को यहाँ पे हमें अज्यूम करना है रूम टेम्परेचर को, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो उससे हमें याद रखना है कि एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 किलो जूल पर मोल एनर्जी तो अवेलेबल होगी ही मॉलिक्यूल को। आई नो उससे ज़्यादा होगी, लेकिन इतनी तो अज्यूम कर ही सकते हैं इन नंबर से हम। तो 25 ज़्यादा हुई ना 12.5 किलो जूल पर मोल से, जो बैरियर था तो एक्सट्रीम फॉर्म्स की एनर्जी बैरियर था उनके बीच में, तो ये तोड़ पाएगा मॉलिक्यूल। एंड हम बोल सकते हैं इवन एट रूम टेम्परेचर द रोटेशन अबाउट सी बॉन्ड इज नॉट कंस्ट्रिक्टेड, इज इट ऑलमोस्ट फ्री इवन रूम टेम्परेचर पे। दस इट कैन बी सेड दैट रोटेशन अबाउट सी सिंगल बॉन्ड इन ईथेन इज ऑलमोस्ट फ्री फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज। प्रैक्टिकल पर्पजेज मीन्स जो रूम टेम्परेचर पे इसके जितने यूजेस हो सकते हैं एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पर या उससे अबोव, उससे नीचे के जो यूज़ होंगे वहाँ पे तो प्रैक्टिकल नहीं होगा ना, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होंगी और टेम्परेचर कम कर रहे हैं आप, तो उस पर कम हो सकती है 25 किलो जूल पर मोल से एनर्जी वहाँ पे कम हो सकती है। तो प्रैक्टिकल भी वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। रूम टेम्परेचर और उसके अबोव जितने भी यूजेस हो सकते हैं वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट फ्री कंसीडर करनी है सी बॉन्ड के अराउंड रोटेशन, क्योंकि एनर्जी इनफ अवेलेबल होगी मॉलिक्यूल्स के पास कोलिजन्स के थ्रू। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना, तो रूम टेम्परेचर तो चाहिए ही, इसलिए इसको थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस से 25 किलो जूल पर मोल हमने याद कर लिया, लेकिन ये 12.5 एग्जैक्टली कैसे याद रखें भाई? तो इसके लिए ये लाइन आपको याद रखनी है, द एनर्जी डिफरेंट बिटवीन टू एक्सट्रीम फॉर्म्स इज़ द एवरेज ऑफ एनर्जी ऑफ द टू एक्सट्रीम फॉर्म्स। पीछे हमने जो रेंज देखी थी इस एनर्जी बैरियर की 1 to 20 किलो जूल पर मोल, उसको 25 मान लेते हैं क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस से हमने यहाँ रिलेट करा है। अगर ऑप्शन में 20 हुआ एंड आपको 25 याद रह गया तो आप मार्क कर सकते हैं 20 को भी, क्योंकि उसके आसपास ही होता है, 20 भी इससे याद रह जाएगा आपको। तो 25 हमने यहाँ से याद रखा। जो मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म होती है उसकी एनर्जी होगी मोस्ट स्टेबल की 0 के आसपास होगी। अब इन दोनों का एवरेज लीजिए, 0 + 25 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 12.5 किलो जूल पर मोल। तो ऐसे एक्सट्रीम फॉर्म की एनर्जी का डिफरेंस आप याद रख सकते हैं। इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू सेपरेट एंड आइसोलेट द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन। तो ऊपर हमने देखा था अभी, मॉलिक्यूल लार्जली रिमेन्स इन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो स्टैगर्ड में रहेगा तो एक्लिप्स्ड को कैसे आप एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट कर पाएंगे। एंड ये कोई रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना तो है नहीं कि आप हाफ लाइफ चेक कर लें और एक आइसोटोप दूसरे में कब कन्वर्ट होगा आपको ये पता लग जाए, ऐसा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि आप जानते नहीं है कब वो एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसको आइसोलेट करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दिस टास्क। यहाँ तक हमने एल्केन्स कंप्लीट कर लिया है। आगे एल्कीन्स टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन शुरू होते हैं यहाँ से, जिनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होता ही है बिटवीन टू कार्बन्स, सो दे मस्ट पोजेस 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन एल्केन्स, हैंस द जनरल फॉर्मूला CnH2n, यानी CnH2n+2, एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम। दिस वी ऑलरेडी नो, डबल बॉन्ड्स कम एट द कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक डबल बॉन्ड जब बनता है तो 2 हाइड्रोजन एटम कम होते हैं, जब टूटता है तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। एल्कीन्स को ओल्फिन्स भी बोला जाता है। अब एल्केन्स और एल्कायंस को नहीं बोला जाता, ये कैसे डिस्टिंग्विश करें? तो एल्कीन के एंडिंग में ईन आ रहा है और ओल्फिन की एंडिंग में भी ईन आता है, ये ऐसे याद रखा जा सकता है। ओल्फिन ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, तो इसके नाम से पता लग रहा है, ओल से ऑयल और फिन से फॉर्मिंग आप याद रख सकते हैं। एंड ओल्फिन में Fi आता है, इससे आप याद रखेंगे कि जो फर्स्ट मेंबर होता है एल्कीन्स का वो एक ऑयली लिक्विड बनाता है, ना कि और कोई दूसरा मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर इथीन या फिर इथाइलिन जिसका कॉमन नाम है, वासु फाउंड एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। अब आउट ऑफ ऑल हेलोजेंस क्लोरीन के साथ ही ये ऑयली लिक्विड बनता है, ये कैसे याद रखें? तो आगे आप देखेंगे
ये जो एडिशन रिएक्शन होती है एल्कीन्स की फ्लोरीन और आयोडीन के साथ, तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है, सिर्फ ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ होती है। एंड आउट ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन जो OL आता है ओल्फिन्स में, वो सिर्फ क्लोरीन में आता है, तो इसे याद रखिए कि ऑयली लिक्विड सिर्फ क्लोरीन के साथ ही बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि इसमें बताई गई हैं, तो इनकी डेप्थ में नहीं जाएंगे हम। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ऑन हेड ऑन ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड वीक पाई बॉन्ड ड्यू टू लेटरल और साइडवाइज ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। इट इज़ शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, ऑफकोर्स स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो लेंथ कम होगी बिकॉज दीज आर इनवर्सली रिलेटेड। पाई बॉन्ड इज़ वीकर बॉन्ड ड्यू टू द पूर साइडवाइज ओवरलैप बिटवीन द 2p ऑर्बिटल्स। तो हेड ऑन ओवरलैप होती है सिग्मा में, पाई में साइड वाइज होती है, इसलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। दिस वी आल्सो नो। Thus, the presence of pi bond makes alkenes behave as a source of loosely held mobile electrons, and therefore alkenes are easily attracted by reagents or compounds which are in search of electrons. These are called electrophilic reagents. इलेक्ट्रोफिलिक ये जो वर्ड है ये हम पिछले चैप्टर में बहुत डेप्थ में समझ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है इनको, एंड लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं पाई बॉन्ड्स में, तो ये उनको अटैक करेंगे और शेयर कर लेंगे बेसिकली बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के, क्योंकि एग्जैक्टली ट्रांसफर तो यहाँ पे हो नहीं सकता, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक्स एल्कीन्स अनस्टेबल और रिएक्टिव molecules in comparison to alkanes, and thus these can be changed in single bond compounds by combining with the electrophilic reagents. तो पाई बॉन्ड जो डबल बॉन्ड का रीज़न होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रोफाइल ले ही लेगा, तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्स हो जाएंगे। इसके रिएक्शन के बाद यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज़ ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे वैल्यूज़ भी दी गई हैं, कुछ आपको वो याद नहीं रखनी है। एंड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की इससे भी ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग में कवर की जा चुकी हैं। ये स्ट्रक्चर भी हाइब्रिडाइजेशन के अंडर हम कवर कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी। ऑर्बिटल पिक्चर है ये इथीन की, सिग्मा बॉन्ड्स ही दिखाए गए हैं, पाई बॉन्ड्स नहीं, तो ये कवर हो चुका है। नेक्स्ट इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ इथीन या फिर एल्कीन्स यू कैन से। यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जाती है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एंड नंबरिंग इज़ डन फ्रॉम द एंड विच इज़ नियर टू द डबल बॉन्ड, यानी फंक्शनल ग्रुप एज अ ट्रीट कर रहे हैं डबल बॉन्ड को, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। सिर्फ इतनी बात बताई जा रही है। ऊपर यहाँ पे ऑर्बिटल पिक्चर दिखाई गई है अगेन, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बन रहा है और बनने के बाद पाई क्लाउड की फॉर्मेशन दिखाई गई है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, 120 के अराउंड बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि इथीन की डबल बॉन्ड की, एल्कीन्स की एक करैक्टरिस्टिक होती है डबल बॉन्ड की, प्लेनर होता है मॉलिक्यूल, तो ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ देखिए डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड से भी ज़्यादा आ रही है। यूजुअली हम ये बोलते हैं ना, डबल ट्रिपल जैसे बॉन्ड होते जाते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होती जाती है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, लेकिन ये डबल बॉन्ड होते हुए भी सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है इसकी बॉन्ड लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये डिस्कस भी किया जा चुका है बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में। हाइड्रोजन क्योंकि छोटा होता है स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाता है तो उनकी लेंथ कम होती है, दैट्स वाई CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे CC डबल बॉन्ड से भी कम है। तो इन रिप्लेस कर दिया जाता है एन ऑफ एल्केन्स में in and while naming alkenes. It may be remembered that the first member of the alkene series is CH2 and a lone pair, इसको मीथीन बोला जाता है, of course by replacing N in 1CnH2n। जनरल फॉर्मूला, ऑफ कोर्स जनरल फॉर्मूला में जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं उसी से फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंबर ऐसे मिलते हैं, तो मीथीन मिलेगा हमें पहला मेंबर है, लेकिन इसकी वेरी शॉर्ट लाइफ होती है। क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, हाइड्रोजन के साथ
दो बॉन्ड्स बना लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो 6 हुए ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने स्टेबिलिटी के लिए, वैसा नहीं है यहाँ पे। इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से ये अनस्टेबल है, तो इसलिए इसकी वेरी शॉर्ट लाइफ होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पहला मेंबर कौन सा है एल्कीन सीरीज़ का, मीथीन है उसका नाम। पहला स्टेबल मेंबर कौन सा है, उसका नाम इथीन है। सीधे फर्स्ट मेंबर बोला जाए और मीथीन ऑप्शन में ना हो तो ही आप इथीन सेलेक्ट करेंगे, वरना फर्स्ट मेंबर मीथीन ही होता है। फर्स्ट स्टेबल मेंबर इज C2H4 विच इज़ इथीन IPSC नेम, एंड इथिलीन होता है इसका कॉमन नेम। एक एसिटालीन भी होता है, इथायन होता है वो। इन दोनों को कैसे याद रखना है एक साथ ही हम आगे देखेंगे, जहाँ पे एसिटाइलिन बताया गया है। आगे आपको दिए गए हैं कुछ IPSC नेम स्ट्रक्चर के साथ, एंड IPSC नोमेनक्लेचर कैसे होता है ये हम पिछले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल 13.7 में भी ऐसा ही करना है आपको, IPSC नेम बताने हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के। एंड एग्जाम्पल 13.8 में जो स्ट्रक्चर्स गिवन है ये सारी, इनमें आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है और कितने पाई बॉन्ड्स है। आई डोंट थिंक सो, ये बहुत हार्ड टास्क है, आप खुद से कर सकते हैं। एंड अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम यहाँ सीधे शुरुआत करते हैं आइसोमेरिज्म से। एल्कीन शो बोथ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड जियोमेट्रिकल। ये बेसिकली एल्केन्स से इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया जा रहा है, जो कि सिर्फ स्ट्रक्चरल शो करते हैं, स्टीरियो में वो कन्फर्मेशनल शो करते हैं, न कि जियोमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जैसे एल्केन्स में था C3 यानी प्रोपेन तक एक ही स्ट्रक्चर थी, वैसे ही यहाँ तक प्रोपीन तक एक ही स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद ब्यूटेन से जैसे वहाँ था वैसे ही ब्यूटीन से यहाँ से डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। वहाँ पे जैसे ब्यूटेन के 2 टाइप से एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, वैसे यहाँ पे भी है एन ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन। इट इज़ जस्ट दैट एन ब्यूटीन के यहाँ पे 2 टाइप हो जाते हैं ड्यू टू पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जैसा वहाँ पे कुछ था नहीं, यहाँ पे वो आ जाता है। तो पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से फंक्शनल ग्रुप की यानी डबल बॉन्ड की यहाँ पे 2 पोजीशन आइसोमर अलग हो जाते हैं एन ब्यूटीन में, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। सिर्फ ये फ़र्क है। तो 3 होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ब्यूटीन के, ब्यूटेन के 2 होते हैं, तीसरा इनके अलावा होगा आइसोब्यूटीन। ये है आइसो ग्रुप और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब एल्कीन, एंड टोटल 4 कार्बन है ब्यूटीन, तो आइसोब्यूटीन ऐसे होगा ये। एंड IPSC नेम कैसे देना है इसका ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। एंड यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा किस टाइप का आइसोमर है, इनकी भी डेफिनेशन पिछले चैप्टर में कवर की जा चुकी है। 1 3 और 2 3 इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द पेरेंट चेन ये डिफरेंट है, तो चेन आइसोमेरिज्म होगा। 1 और 2 में नंबर ऑफ कार्बन आइटम पेरेंट चेन में सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड डिफरेंट है, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट इज एग्जांपल 3.9, यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बताने हैं पेंटीन के। तो जैसे ब्यूटीन के साथ किया था वैसे ही इसके साथ भी करना है। एक आप कॉर्नर में लगा दीजिए डबल बॉन्ड, एक 5 कार्बन की पेरेंट चेन में, एक सेंटर में लगा दिए। सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं 5 कार्बन के चेन के साथ, पेंट 1 इन पेंट 2 इन। अब आपको चेन छोटी करनी होगी टू गेट मोर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और 4 कार्बन की चेन में 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बेसिकली। एक तो बीच में रखे डबल बॉन्ड और इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा दें, एंड एक फिर कॉर्नर में रखें डबल बॉन्ड और इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा दें, और दोनों में साथ था ना यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप को दूर करना होगा ब्रांचिंग और डबल बॉन्ड से तीसरे केस में। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड ऐसे करके टोटल 5 हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाते हैं पेंटीन के, जो ऑन द स्पॉट आप ड्रा कर सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के अराउंड अगर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं X एंड Y, तो उनको स्पेस में रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो सेम साइड पे हों वो डबल बॉन्ड के X और Y ग्रुप्स, या फिर ऑपोजिट साइड्स पे। दिस गिव राइज टू जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स अराउंड डबल बॉन्ड
In A part, the identical atoms are on same side. In B, they are on opposite sides of the double bond. This results in different geometry of A and B. That is the disposition of atoms or group in space. These are called स्टीरियो आइसोमर. स्टीरियो का मतलब स्पेस होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस. ये पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हूँ. दे वुड हैव द सेम ज्योमेट्री इफ एटम्स और ग्रुप अराउंड सी बॉन्ड कैन बी रोटेटेड, बट रोटेशन सी बॉन्ड के अराउंड फ्री नहीं होती, रेस्ट्रिक्टेड होती है, इसलिए उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट है. ऑफ कोर्स अगर रिस्ट्रिक्शन होती ही नहीं कोई, तो एक साइड के जो एटम्स प्रेजेंट है ग्रुप्स एक साइड में, वो दूसरे साइड आसानी से कन्वर्ट हो जाते, इंटरचेंज हो जाते, तो रिस्ट्रिक्शन कोई बचती ही नहीं, सेपरेशन कोई बचता ही नहीं. दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सेपरेट बोलने का कोई मतलब ही नहीं बचता उनको जब इंटर कन्वर्जन पॉसिबल हो जाता. ऐसा नहीं होता क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होती है, इसलिए ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज करते हैं. एंड क्योंकि ज्योमेट्री डिफरेंट है इनमें, इसलिए ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इनको बोल जा रहा है. बेसिकली कन्फर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्री, ये सभी चीज़ों का मतलब एक ही होता है. 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट या फिर पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस अलग अलग रेफरेंसेस पे यूज़ किए जाते हैं, इसलिए अलग अलग नाम इनको दिए गए हैं. एंड रिस्ट्रिक्शन होती है डबल बॉन्ड में, ये एक्सप्लेन करने के लिए एक एनालॉजी ली गई है आगे. Take 2 pieces of strong cardboards and join them with the help of 2 nails which are representing double bond. Hold one cardboard in your one hand and rotate the other. Obviously आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. This shows that the rotation about CC double bond is restricted. This give rise to different geometries and then these are called geometrical isomers. The isomer of type A in which identical atoms are lie on the same side, these are cis isomer. And the type B in which identical atoms or groups are on opposite side, these are called trans isomer. तो सिस की साइड स्टार्टिंग एस से होती है, साउंड सिमिलर करती है, सेम से, इसका भी एस से होता है, तो इससे आप याद रखेंगे सिस आइसोमर में सेम साइड होते हैं. एंड अल्टरनेटिवली हमने याद रखा कि ट्रांस आइसोमर में अपोजिट साइड होंगे आइडेंटिकल एटम्स. दस सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस. तो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है. सिस ट्रांस या फिर ज्योमेट्रिकल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऑप्टिकल भी इसी का पार्ट होता है. जस्ट दैट यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन देखी जा रही है एटम्स की अरेंजमेंट, और वहाँ पे कायरल कार्बन के अराउंड देखी जाती है. कायरल कार्बन क्या होता है, ये हेलो एल्केन चैप्टर में डिस्कस किया गया है. सो दीज आइसोमर डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, ईटीसी. यहाँ पे डिस्कस की गई हैं पहली 3 ही, डाइपोल मोमेंट, एमपी एंड बीपी. हम जानते हैं अगर डाइपोल मूवमेंट किसी कंपाउंड की यहाँ पे आइसोमर्स लिए गए हैं डिफरेंट आ रही है, तो डाइपोल मूवमेंट डिफरेंट है, मतलब पोलैरिटी में डिफरेंस है. एंड पोलैरिटी डिफरेंट है तो सॉल्युबिलिटी भी डिफर कर जाएगी. कोई ज़्यादा पोलर होगा तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, कम पोलर होगा तो नॉन पोलर में होगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी इफेक्ट होती है इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, ये आप समझ सकते हैं. बाकी तीनों तो यहाँ पे डिस्कस ही की गई हैं. ब्यूट टू इन के एग्जांपल से इलस्ट्रेट किया गया है यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. ये है सिस ब्यूट टू इन, जिसमें दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप्स और हाइड्रोजन आइटम सेम साइड में प्रेजेंट हैं, और मिथाइल ग्रुप्स और हाइड्रोजन आइटम जब अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो तो ट्रांस ब्यूटेन होगा. सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ट्रांस से, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है. सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म. फॉर एग्जांपल डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस ब्यूटेन इज 0.33 डिवाइन, ट्रांसफॉर्म का ऑलमोस्ट 0 होता है. आगे इसका रीज़न डिस्कस किया गया है स्ट्रक्चर की फॉर्म में. तो ट्रांसफॉर्म में हमें पीछे अभी देखा था नॉन पोलर नेचर उसका इसलिए होगा क्योंकि डाइपोल मूवमेंट उसकी ऑलमोस्ट 0 होती है. डाइपोल मूवमेंट ही तो पोलैरिटी डिसाइड करती है. डाइपोल यानी 2 पोल्स हैं, तो इसलिए नॉन पोलर ऑलमोस्ट इसको बोल सकते हैं. डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ CH3 बॉन्ड्स कैंसल मेकिंग द ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर. तो यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया है वो
कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से CH3 बॉन्ड के, तो डेल नेगेटिव इस पे आ जाएगा, डेल पॉजिटिव CH3 वाले कार्बन पे, एंड इसलिए ही अपनी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में होगा इस कार्बन के साथ, एंड डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है तो ये कैंसिल हो जाएगी, नेट डाइपोल मूवमेंट ट्रांसफॉर्म की, इसलिए ही ज़ीरो हो जाएगी। एंड देयर इज अ नेट डाइपोल मूवमेंट इन द सिस फॉर्म, यू कैन सी, एक की इस डायरेक्शन में है, एक की इस डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ यहाँ हमें देखने को मिलेगा। नेट रिजल्टेंट मीन्स देयर इज़ अ नेट डाइपोल मूवमेंट इन सिस फॉर्म, तो जो कि यहाँ पे शो की गया 0.33 डाइपोल, इसलिए इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। एंड पोलर ज़्यादा है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये हमने पीछे डिस्कस नहीं किया था। BP से होता तो बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिए बाईपोलर, यानी जो डाईपोल जिसमें होंगे, बाईपोलर जो फॉर्म होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यहाँ से आप याद रखिए। एंड इसके जस्ट अपोजिट इन द केस ऑफ सॉलिड्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट ट्रांस आइसोमर्स हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है, इसको ऐसे याद रखिए। ट्रांस में T आता है और मेल्टिंग में भी T आता है, बॉइलिंग में कहीं भी T नहीं आता, तो सेपरेटली हमने याद रख लिया कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और सिस का होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज आल्सो शोन बाय एल्कीन्स ऑफ द टाइप XYC CXZ एंड XYC CZW। बेसिकली क्या बोल रहा है ये, पीछे हमने दो डिफरेंट एटम्स देखे थे या ग्रुप्स X एंड Y, दो डिफरेंट एटम्स नेसेसिटी होती है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। एक कार्बन से अगर सिमिलर ही जुड़े हों दोनों ग्रुप्स तो वो शो नहीं कर पाएगा, चेंज होने की एटलीस्ट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, एक में सेम साइड एक में अपोजिट साइड, तो दो डिफरेंट एटलीस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे 3 डिफरेंट दिखाए गए हैं X Y और Z, और इससे आगे 4 डिफरेंट है XY W XY Z, तो दो डिफरेंट नेसेसिटी होती है, इनिशियल कंडीशन होती है, इससे ऊपर चाहे 3 डिफरेंट और 4 डिफरेंट हो फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 2 डिफरेंट होने चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13.10 ड्रा सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहले में कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए, क्लोरीन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से, दूसरे में C2H5 और CH3 जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों शो करेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यहाँ पे CH3 और C2H5 अगेन सेम, तो सेम साइड जोड़ दीजिए, सिस हो जाएगा, ऑपोजिट साइड जोड़ दीजिए ट्रांस हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। 11 एग्जाम्पल देखते हैं। विल द फॉलोइंग कंपाउंड शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, आपको बताने की कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं। तो पहले में 2 मिथाइल ग्रुप सेम ग्रुप्स जुड़ गए हैं एक ही कार्बन से, तो ये शो नहीं करेगा पहला कंपाउंड। दूसरे में 2 हाइड्रोजन सेम आइटम जुड़ गए हैं कार्बन के साथ, तो ये भी शो नहीं करेगा। ब्रोमीन भी सेम जुड़ गए हैं, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं थी वैसे। यहाँ पे C6H5 एक अलग है और हाइड्रोजन अलग ग्रुप है, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3 है, ये डेफिनेटली शो करेगा। CH3H Cl CH3 यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, ये भी शो करेगा। तो 3 and 4 विल शो, 3 and 4 सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इनमें होगा। स्ट्रक्चर 1 and 2 कंटेन आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स, तो ये शो नहीं करेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें द फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम एल्कायंस। बेसिकली एल्कायंस का अगर कंप्लीट रिडक्शन कर दिया जाए तो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हमें एट द लेवल ऑफ एल्कीन्स रिडक्शन करना है तो पार्शियली करना होगा। सो एल्काइन्स ऑन पार्शियल रिडक्शन विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाई हाइड्रोजन। ऑफकोर्स अगर एक्सेस में होगा H2 तो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेटेड कंट्रोल अमाउंट ऑफ डाई हाइड्रोजन चाहिए हमें यहाँ पे। जैसे हमने एल्केन्स के केस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देखी थी, वैसे ही कंट्रोल्ड रिडक्शन यहाँ पे होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडाइज चारकोल पार्शली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन्स, तो कैटलिस्ट भी अगर उनके फुल पोटेंशियल में काम करें तो वो भी कंप्लीट रिडक्शन कर देंगे। इनको भी हमें पार्शली डीएक्टिवेट करना होगा पॉइजन की हेल्प से। कौन से पॉइजन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सल्फर कंपाउंड्स एंड क्विनोलिन। अब ABCD में आप जानते हैं PQRS ये एक साथ होते हैं, तो P से पॉइजन्स,
क्यू से क्विनोलिन, फिर आता है आर, आर से आप और याद रखेंगे मीन्स एंड आगे है एस से सल्फर कंपाउंड से। तो पॉइजन्स क्विनोलिन आर मने और क्विनोलिन और सल्फर कंपाउंड एस से PQRS ऐसे अब याद रखेंगे पॉइजन से। एंड ये जो पूरा बन जाता है कैटलिस्ट, फिर कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। एंड पॉइजन हमने याद किया क्विनोलिन होता है, लिन आता है इसके नाम में, लिंडलार्स में भी लिन आता है, तो ये एक साथ याद हो जाएगा। एल्कीन्स दस ऑब्टेन्स आर हैविंग सिस ज्योमेट्री, हावर एल्काइंस ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फ्रॉम ट्रांस एल्कीन्स। तो ये रिएक्शन देखते हैं PDC यानी पैराडाइज चारकोल, इसमें C आ रहा है ना, तो इसकी सिस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ऐसे याद हो जाएगा। और Na इन एन लिक्विड अमोनिया, इन दोनों में NN आता है और ट्रांस में भी N आता है, इससे याद हो जाएगा कि ट्रांस इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। इवन दो सोडियम के अंदर Na आता है और ट्रांस में भी A और N, ये Na साथ आ रहे हैं, ये इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखा जा सकता है। फिर इथाइन का रिडक्शन किया गया आगे PDC की प्रेजेंस में, PD से पार्शियल भी आप याद रख सकते हैं, पार्शियल इसमें रिडक्शन होगा तो ईथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि ईथेन में जो कंप्लीट में होता। लास्ट में प्रोपाइन का किया गया है रिडक्शन, PDC की प्रेजेंस में प्रोपीन बन जाएगा। आपसे पूछा है विल प्रोपीन दस ऑब्टेन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन के जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, दो सेम हाइड्रोजन आइटम्स अटैच हैं यानी सेम ग्रुप्स हैं, तो ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसका आंसर ये होगा, यहाँ से बड़ा नो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोपीन शो नहीं करता सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एंड ये वैसा ही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है जैसे एल्केन्स में था, पहले यहाँ पे एल्काइंस या फिर एल्कीन से थी, फिर एल्काइल हैलाइड से थी, वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। एल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटैश यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH डिजोल्व इन एल्कोहल, एल्कोहलिक है तो इसलिए एल्कोहल में ही डिजोल्व किया जाएगा। एंड ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिएजेंट, एक्वस KOH नहीं लेना है आपको, एल्कोहलिक KOH लेना है। ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पे एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, इसको एलिमिनेशन बोलते हैं। अगर एक्वस KOH ले लेंगे आप तो वहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। हेलो एल्केन्स चैप्टर में ये डिटेल में डिस्कस किया गया है, वहाँ पे एक पैराग्राफ बना गया है एलिमिनेशन वर्सेस सब्सटीट्यूशन, वहाँ पे इसका रीज़न एक्सप्लेन किया गया, तो वहीं पे इसको देखा जाएगा। वहीं पे यहाँ सिर्फ इतना याद रखिए आप कि एल्कोहलिक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक्वस नहीं कर देना है इसकी जगह पे, इसका रीज़न वहाँ देखा जाएगा। तो एल्कोहल की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, लेट्स से इथेनॉल। एलिमिनेट वन मोलिक्यूल ऑफ हेलोजन एसिड टू फॉर्म एल्कीन से, इसलिए इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रो और हेलोजन यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का कॉम्बिनेशन HCl जैसे आप एग्जांपल लीजिए, तो हेलोजन एसिड का रिमूवल हो रहा है इसमें, जिसके डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड। दिस इज एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सिंस hydrogen is eliminated from beta carbon, the carbon next to the carbon to which halogen is attached, तो halogen से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन वो होगा अल्फा, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को हम बोलेंगे बीटा कार्बन, एंड उससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा इट इज़ बीटा हाइड्रोजन। बेसिकली हाइड्रोजन के ही रिमूवल से हमें यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट मिल रहा है एल्कीन, जो कि एट द डबल बॉन्ड फॉर्म होता है एट द कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन जब वो रिमूव होता है, तो इसलिए बीटा से वो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए बीटा एलिमिनेशन इसको बोलते हैं। वैसे अल्फा से भी यहाँ पे कुछ रिमूव हो रहा है, हेलोजन रिमूव हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट तो बेसिकली बीटा वाले के रिमूव होने की वजह से बन रहा है ना, इसलिए बीटा एलिमिनेशन कहना इसको ज़्यादा प्रेफरेबल मानते हैं। तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट किया जाता है एल्काइल हैलाइड को, अल्फा से हेलोजन गया, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन गया, HX रिमूव हो गया प्लस यहाँ पे, एंड हाइड्रोजन जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ जाएगा, वो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा दो कार्बन के बीच में, दैट्स हाउ वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स हेयर। द नेचर ऑफ हेलोजन एटम एंड द एल्काइल ग्रुप डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। हेलोजन
कौन सा है और अल्काइल ग्रुप कैसा है अल्काइल हैलाइड में, ये दोनों चीज़ें रेट डिफाइन करती हैं। आगे बताया गया है इट इज़ ऑब्जर्व दैट हेलोजेंस में आयोडीन के लिए रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा होता है और क्लोरीन के लिए सबसे कम होता है। बेसिकली लीविंग ग्रुप यहाँ पे डिसाइड करना है अल्काइल हैलाइड में। आयोडीन सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है क्योंकि सबसे बड़ा एटम है ना आयोडीन का, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड बनाएगा तो उसको तोड़ना आसान है, तो आयोडीन सबसे जल्दी निकल जाएगा, तो इसके साथ रिएक्शन सबसे तेज़ होती है। क्लोरीन के साथ लीस्ट रिएक्टिव होती है, लीस्ट रेट में ये रिएक्शन, एंड फ्लोरीन ये देता ही नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कहीं भी फ्लोरीन नहीं है एक्स में हलाइड में। इसका रीज़न वही है जैसे वहाँ पे अल्काइल हलाइड्स में हमने एल्केन्स में देखा था ना, जहाँ पे अल्काइल हलाइड से वो प्रिपेयर होते हैं, वहाँ भी फ्लोरीन के साथ वो रिएक्शन नहीं हो रही थी। वही रीज़न है, फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है क्योंकि सबसे छोटा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे देता ही नहीं है फ्लोरीन रिएक्शन। वाइल फॉर एल्काइल ग्रुप्स टर्शरी की सबसे तेज़ होती है रिएक्शन, प्राइमरी की सबसे कम। रीज़न आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे कार्बोकटाइन बनता है जो कि टर्शरी मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए फास्टेस्ट बनता है वो, प्राइमरी लीस्ट स्टेबल है। फास्टेस्ट बनता है इसलिए मोस्ट स्टेबल होता है कार्बोकटाइन, ये आगे आने वाला है। मार्कोनिकोव रूल यहीं पे डिस्कस किया जाएगा एल्किन्स के अंडर। तो दिस वुड बी द स्टेबिलिटी ऑफ rate of reaction for the alkyl groups and halogens. Next is preparation of alkenes from vicinal dihalides. विसिनल मीन्स जो विसिनिटी में प्रेजेंट होते हैं यानी क्लोज होते हैं। सो डाइहलाइड्स इन विच टू हेलोजन एटम्स आर अटैच टू द टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड विसिनल डाइहलाइड्स। एंड इनका ट्रीटमेंट जब होता है जिंक मेटल के साथ, देन दे लूज अ मोलिक्यूल ऑफ ZnX2 टू फॉर्म एल्कीन, यानी जिंक हलाइड रिमूव होता है एंड एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको डी हेलोजिनेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रिमूव हो रहा है, जैसे यहाँ पे CH2 है, हाइड्रोजन सेम है, सिर्फ हेलोजन ही रिमूव हो रहा है, इसलिए डी हेलोजिनेशन बोलेंगे। एंड जिंक हम जानते हैं एक मेटल होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हेलोजन को ये रिमूव करता है, इसको रिडक्शन बोलेंगे। दैट्स वाई रिडक्शन कोज कर रहा है यहाँ पे जिंक। पहले एग्जांपल दिया गया है CH2Br के साथ, इसको हम बोल सकते हैं 1,2 ब्रोमो इथेन, एंड आगे फिर 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन का एग्जांपल लिया गया है, एंड यहाँ पे फिर बनेगा प्रोपीन। एंड इसका मैकेनिज्म कैसे होगा ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जिंक लेके जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हेलोजन को रिडक्शन करेगा। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, ये भी एग्जांपल होता है बीटा एलिमिनेशन का ही, कैसे हम आगे देखेंगे। Alcohols are represented by ROH where R is CnH2n+1। बेसिकली अल्कोहल्स कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करके OH ग्रुप अटैच किया जाता है एल्केन्स में, यानी एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो CnH2n+2 एल्केन्स का होता है, 2n+1 होगा इस केस में, एंड OH यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो वही इनकी रिप्रेजेंटेशन है। अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म एल्कीन्स विद एलिमिनेशन ऑफ 1 वाटर मोलिक्यूल। ये चीज़ आप पी ब्लॉक चैप्टर में जो क्लास 12 केमिस्ट्री में आएगा वहाँ देखेंगे, प्रॉपर जहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली है तो सल्फ्यूरिक एसिड का डिस्कशन किया गया है एज अ होल सेपरेटली, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स वाटर को रिमूव करता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। अल्कोहल्स में डाल देंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। इसको एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं, यानी एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन सिंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप टेक्स आउट 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन। अगेन हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है बीटा कार्बन से, जिसकी वजह से एल्कीन बनता है, इसलिए बीटा एलिमिनेशन इसको बोला जाता है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना, वहाँ पे हेलोजन ले जा रहा था हाइड्रोजन को, यानी X- यहाँ पे OH- ले जा रहा है, होगा ये भी बीटा एलिमिनेशन ही। तो यहाँ पे इथेनॉल का एग्जांपल लिया गया है अल्कोहल्स के रेफरेंस के लिए। OH जाएगा अल्फ़ा से, मीन्स वो कार्बन जो OH से डायरेक्टली अटैच्ड है वो अल्फ़ा होगा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा, उससे जो कार्बन हाइड्रोजन अटैच्ड है दैट वुड बी बीटा हाइड्रोजन। तो OH यहाँ से जाएगा, H यहाँ से, वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -H2O, एंड हाइड्रोजन अगेन जाएगा तो
अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे बोन की फॉर्मेशन में, एंड इथीन यहाँ से बन जाएगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्कीन्स एज ए क्लास रिजेंबल एल्केन्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंस इन पोलर नेचर। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो पोलैरिटी ज़्यादा होती है एल्कीन्स की, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं ये, तो ये डिफरेंस है, लेकिन होते ये भी हाइड्रोकार्बन्स ही हैं एल्केन्स के जैसे, इसलिए सिमिलैरिटी भी बहुत सारी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो कि हम आगे देखेंगे। फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेज एंड नेक्स्ट 14 आर लिक्विड्स, हायर वंस आर सॉलिड्स। ये एग्जैक्टली रिजेंबल करता है एल्केन्स के साथ ये ट्रेंड। फर्स्ट 3 यानी ब्यूटीन तक, यानी C4 तक, वहाँ भी तो C4 तक ब्यूटेन तक गैसेस ही थी, उसके बाद 17 तक आगे नेक्स्ट 14 जोड़ दिए तो 70 तक हो जाएंगे लिक्विड्स, ऐसा ही वहाँ पे भी था। एंड हायर वंस यानी 18 से लेके आगे सॉलिड्स, तो ये एग्जैक्टली मैच करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, इसलिए यहाँ पे रिजेंबल बोला गया है। ईथीन इज़ अ कलरलेस गैस विद फेंट स्वीट स्मेल। अब स्वीट को हिंदी में बोलते हैं मीठी, मीठी से ईथी याद रखो, दैट ईथीन की ही होती है स्वीट स्मेल, न कि और किसी एल्कीन की। यहाँ पे लिखा भी गया है ऑल अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, insoluble in water but fairly soluble in non-polar or organic solvents like benzene, petroleum, ether, etc. तो नॉन पोलर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स इन जनरल, तो नॉन पोलर यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होंगे, वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है।